नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारा देश भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब खेती पारंपरिक तरीकों से ना होकर उच्च तकनीकों पर आधारित है और इसका असर अच्छी उत्पादन क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के रूप में देखने को भी मिलता है। हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम भी आपको कृषि संबंधी उच्च तकनीकों के बारे में बताते हैं, सामयिक विषयों के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती में। और आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की खास खबरों पर। ओला प्रभावित फसलों को मिलेगी हर संभव मदद, राजनाथ सिंह। किसान अग्रिम भंडारण योजना का लाभ, खेतों में दीमक नियंत्रण, जायद में करेले की खेती और तरबूज व खरबूज में पौध संरक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संकट की घड़ी में केंद्र सरकार भी किसानों के साथ है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों से कहा है कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को तत्परता से फौरन राहत दें, साथ ही फसलों की सर्वे रिपोर्ट केंद्र को भेजें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हर संभव सहायता मुहैया करवाएगी। श्री सिंह ने ग्वालियर जिले के ग्राम खेड़ा टाका में ओला प्रभावित फसलों का जायजा लिया और किसानों से रूबरू होकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय इस्पात व खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों पर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा मैंने पहली बार देखी है। उन्होंने किसानों से कहा है कि धैर्य बनाए रखें और हिम्मत न हारें। श्री राजनाथ सिंह ने ग्राम खेड़ा टाका के किसानों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। खरीफ 2015 में कृषकों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की सहज सुलभता के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण की योजना संचालित है। उर्वरक अग्रिम भंडारण योजना 1 मार्च 2015 से प्रभावशाली है। योजना अंतर्गत जिले में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मार्गफेड तथा जिले में कार्यरत प्राथमिक सहकारी साख समितियों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया गया है। जो कृषक अपनी खरीफ फसलों के लिए आवश्यक उर्वरक अग्रिम भंडारण योजना अवधि के दौरान ही प्राप्त करेंगे, उन्हें इस पर ब्याज की छूट प्राप्त हो सकेगी। खरीफ मौसम के दौरान उर्वरक उठाने में विभिन्न प्रकार की असुविधाओं से बचने और उर्वरक की कीमत पर ब्याज की आकर्षक छूट का लाभ लेने के लिए किसान भाई अग्रिम भंडारण योजना के तहत अपने क्षेत्र की प्राथमिक सहकारी साख समिति से तत्काल उर्वरक प्राप्त कर शासन की योजना का लाभ ले सकते हैं। अग्रिम भंडारण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति शासन के द्वारा की जाएगी। दीमक सर्वभक्षी कीट है जो फसलों का बड़ा दुश्मन है। इससे बचाव के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। किसान अपने खेतों में कच्ची गोबर कभी न डालें। खेतों की गहरी जुताई कर फसलों के अवशेषों को नष्ट कर दें। इनसे दीमक को पोषण प्राप्त होता है। दीमक के नियंत्रण के लिए गड्ढा विधि सर्वाधिक कारगर मानी गई है। इसके लिए 1 एकड़ खेत के चारों ओर व बीच में 1 मीटर चौड़ा व 1 मीटर लंबा व 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें ताजा गोबर भर दें। खेत की सभी दीमक इस गोबर में आ जाएगी। दीमक दिखने के 4-5 दिन बाद गड्ढे में क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे खेत की दीमक नष्ट हो जाएगी। यदि आप इस समय करेले की खेती करना चाहते हैं तो करेले की बुआई का यह उचित समय है। करेले की 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। एक ही स्थान पर 2 से 3 बीज 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। वो बुआई से पूर्व बीज को 24 घंटे पानी में भिगो लेना चाहिए, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। करेले की उन्नत किस्मों में काशी हरित, कल्याणपुर सोना, पूसा 2 मौसमी, 12मासी, काशी उर्वशी आदि प्रजातियां मुख्य हैं। इस समय तरबूज व खरबूज की फसल में रोग एवं कीटों का प्रकोप फसल को बहुत हानि पहुंचाता है, जिनमें मुख्य कीट के रूप में कद्दू का लाल कीड़ा आता है। इसकी इल्लियां जड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बोरेल 5% डस्ट 20 किलोग्राम 1 हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें।
फल की मक्खी भी फलों में छिद्र बनाकर खाती है, जिससे फल खाने योग्य नहीं रह जाते। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। फसल को हानि पहुंचाने वाले रोगों में प्रमुख है बुकनी रोग। इसमें पत्तियों पर सफेद पाउडर जमा हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा आती है व पैदावार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए केराथेन 0.05%, सल्फेक्स 0.3% अथवा बेविस्टन 0.01% का 2 से 3 बार 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। दूसरा प्रमुख रोग डाउनी मिल्ड्यू है। इसमें पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले या हल्के लाल भूरे धब्बे पड़ जाते हैं तथा निचली सतह पर गुलाबी चूर्ण जम जाती है। इसकी रोकथाम के लिए डाइथेन Z87 या डाइथेन M45 की 0.3% सांद्रण वाली दवा का 7 से 10 दिन के अंतराल पर आवश्यकतानुसार 3 से 4 छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अंत में आप नजर डालिए मंडी भाव पर। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, कृषि कार्यों के साथ साथ अगर आप कृषि आधारित दूसरे वैकल्पिक व्यवसाय कर सकें तो ये आपके लिए दोहरा लाभप्रद साबित हो सकता है। मछली पालन जैसे ऐसे वैकल्पिक व्यवसाय हैं जिन्हें आप वैज्ञानिक ढंग से कर बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आज इसी विषय में जानकारी देंगे हमारी विशेषज्ञ। मिश्रित मछली पालन जो कि एक जल में कृषि का व्यवसाय है, इसकी जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि खाद्य आपूर्ति को पूरा करना और आर्थिक लाभ को प्राप्त करना। इसके साथ साथ क्या है कि जो हमारे देश में लगभग 2209 प्रजातियां मछली की पाई जाती हैं। इसमें से 6609 प्रजातियां जो हैं खारे पानी की हैं और 414 प्रजातियां जो कि गर्म जल की हैं और उसमें से भी 186 प्रजातियां शीत जल की हैं। इसमें से भी कुछ प्रजातियां हम लोग तालाब में पालते हैं, जो कि मूल रूप से जो प्रजातियां तालाब में पाली जाती हैं उसमें से रोहू, कतला, नरेन और विदेशी मछलियों में सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प है, जो कि हम लोग एक तालाब में किसान भाई आसानी से तालाब में उसको पाल के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो मिश्रित मछली पालन का मुख्य उद्देश्य है कि जो पानी में जो विभिन्न परतें पाई जाती हैं या विभिन्न भाग होते हैं पानी में, उसमें उपलब्ध जो भोज्य पदार्थ है उसको पूरी तरह से उपलब्ध जो भी मछलियां हैं उसमें वो पूरे भोज्य पदार्थ का उपयोग कर सकें। तो उसी प्रकार से इसमें 6 तरह की प्रजाति हम लोग डाल के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि हमने 3 तरह की भारतीय मूल की प्रजातियां और 3 तरह की विदेशी मूल की प्रजातियां पाल सकते हैं। इसमें भी क्या है कि 10 से 20 हज़ार तक हम जो मछली का बीज लाके 1 हेक्टेयर के तालाब में डाल सकते हैं और उसमें भी हमें ये देखना है कि हमें मार्केटेबल साइज़ की मछली पालनी है या अंगुलिकाएँ पालनी है। तो उस तरह से हम लोग अपने तालाब में मछली का बीज डाल के
उसको पाल सकते हैं। और मिश्रित मछली पालन के लिए मौलिक आवश्यकताओं में आवश्यक है कि एक तो आपके पास तालाब हो जिसमें कि लगभग 3 मीटर तक पानी रहता हो, नहीं तो पूरे साल 1 से 2 मीटर तक पानी रहता हो, इस तरह का तालाब होना चाहिए। और इस तरह की उसकी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रुका रहे। फिर साथ के साथ इसमें जो भी हम मछली का बीज डाल रहे हैं वो उपलब्ध हो आसानी से, और जहाँ पे तालाब बनाया है वहाँ हम आसानी से जा सकें। ये कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं मछली पालन के लिए। इसके साथ साथ क्या है कि जब हम मछली का बीज लाते हैं उसमें तालाब में डालने के लिए सबसे पहले हमको तालाब को जीर्णोद्धार करना है। अगर पुराना तालाब है तो उसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं और नए तालाब भी खोद के हम उसमें मछली पाल सकते हैं। अगर पुराना तालाब है तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमको चूना डालना है। जब बरसात शुरू होती है उससे पहले हम चूना डाल देते हैं, जिससे कि जो अगर तालाब में मेढक के बच्चे या ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं वो उससे मर जाते हैं। फिर इसके 15 दिन के बाद जब हमारे तालाब में थोड़ा पानी भर जाए फिर उसमें हमें गोबर की खाद डालनी है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 10 टन खाद का प्रयोग करते हैं, और ये जो 10 टन की खाद है इसको हम 12 भागों में समान रूप से बांट लेते हैं और हर महीने उस एक भाग को अपने तालाब में डालना होता है। इसके साथ साथ हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यूरिया, जो कि 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से हम उसका प्रयोग करते हैं, और सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसका 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से हम उसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम 12 भागों में 12 किस्तों में समान भाग में बांट के और हर किस्त को हर महीने 15 दिन का अंतर रख के कार्बनिक खाद के उसको डालना है हमको अपने तालाब में। फिर इसके बाद क्या है कि अगर हम तालाब में या तो बैग फीडिंग कर सकते हैं। बैग फीडिंग में क्या है कि एक लकड़ी का डंडा काटते हैं और उसमें बैग होते हैं, उसमें भोजन को भर दिया जाता है और नीचे थोड़े थोड़े छिद्र कर दिए जाते हैं और उस बैग को तालाब में एक स्थान पे गाड़ दिया जाता है। जब मछली को भूख लगती है तो वो उस भोजन के पास जाती है और वहाँ से अपना जितना उसको भूख लगी है उतना वो भोजन ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो ये क्या डिमांड फीडिंग हो जाती है, जिससे कि जितनी मछली को भोजन की आवश्यकता है वो उतना भोजन करती है और हमारा जो भोजन है वो व्यर्थ नहीं जाता। इससे मछली की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आती है। फिर इसके साथ साथ क्या है कि हमें अपने जो तालाब है उसका रखरखाव भी समय समय पर करते रहना है, जिसके लिए कि हमें अपने जो पानी का पीएच है वो 6 से 7 पीएच मेंटेन करके रखना है और जो हमारे पानी है तालाब में वो हमेशा 1 से 2 मीटर तक बना रहे, जिससे कि हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और जहाँ की हम अगर देखा जाए तो पुरानी विधियों से 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक लेते हैं, वहाँ से 2 से 3 टन या 5 टन तक भी वैज्ञानिक विधि द्वारा हम उत्पादन अपने तालाब में ले सकते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। किसान भाइयों, कृषि कार्यों में कृषि यंत्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि यंत्रों की मदद से आप जहां समय की बचत करते हैं वहीं लागत भी कम आती है। कृषि यंत्रों की उपयोगिता के साथ साथ उसकी सही देखभाल, उचित रखरखाव भी बहुत ज़रूरी है। कृषि यंत्रों का आप किस तरह सही देखभाल करें, उसका किस तरह रखरखाव करें, इस विषय में आज जानकारी देंगे विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। किसी भी औजार का उपयोग करें
तो सावधानी ये ध्यान में रखें कि औजारों से हमारे अंग क्षतिग्रस्त न होने पाएँ, और इसके लिए सावधानी रखने की ज़रूरत है कि फसल पकड़े हाथ में और जो हमारी हंसिया है वो ज़मीन से 1 या 1.5 इंच ऊपर हो और फसल हम थोड़ा ऊपर से पकड़ें। और इसमें जो देसी हंसिया है जिनका किसान उपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा दरातेदार भी हंसिया है जो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है, उसका यदि उपयोग करते हैं तो उसमें धार थोड़ा ज़्यादा होती है, उसमें काम करने पर हमारे ऊपर संभार कम आता है, और वह तेज होने के कारण उसमें यदि थोड़ा चूक हुई तो हाथ क्षतिग्रस्त हो सकता है, इसलिए उसको सावधानी रखें। रीपर जैसे है, रीपर से कटाई कर रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर चलित हो चाहे इंजन चलित रीपर हो, तो जो कटर बार है, कटर बार में स्नेहन लुब्रिकेशन करने की आवश्यकता है, ताकि किसी तरह से यदि ब्लेड शुरू में यदि कहीं जाम हो, जंग लगी हुई हो, तो वह उस चलाएंगे तो उसमें टूट फूट हो सकती है। साथ ही साथ ये देखना है कि जो कलपुर्जे चलायमान है, चलायमान कलपुर्जों में लुब्रिकेशन की, स्नेहन की ज़रूरत है। जहाँ ऑयल से काम चल सकता है, तेल से काम चल सकता है, चिकनाहट दें, नहीं तो ग्रीस से दें। जहाँ बियरिंग वेयरिंग है उनको करें। तो चलायमान कलपुर्जे हों, बुश हों, उनमें इस तरह से स्नेहन की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो नट बोल्ट हैं जिससे कि मशीनों के कलपुर्जे जुड़े हुए हैं, उनको टाइट करके रखें ताकि किसी तरह से लूज होने पर नुकसान की संभावना न हो, टूट फूट की कोई संभावना न हो। इसी प्रकार ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो रीपर है ये फसल काट रहा है, तो रीपर से जब फसल को काटना है तो बाहर के हिस्से से काटना शुरू करें और काटते जाएं। और यदि उसमें बुले बांधने की व्यवस्था नहीं है आपकी मशीन में, तो उतना ही काटें जितना कि आपके पास श्रमिक हों जिनके द्वारा हम अपनी फसल को बंधवा सकें। ऐसा ना हो कि हम काट लें, काटने के बाद हम समेट रहे हों और तेज़ हवा आंधी चले तो फिर हमारी कटी हुई लाख खेत में उड़ सकती है इधर उधर और समेटना मुश्किल होगा, और सिमटेगा भी तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, श्रम भार ज़्यादा लगेगा और लागत भी ज़्यादा लगेगी। तो उतना ही काटें जितना कि हम उनको बांध के समेट सकें। पूला बांधने वाली मशीन है तो उसमें ये भी सावधानी रखने की ज़रूरत है, काट रहे हैं जब एक किनारे से काटना शुरू करें तो उसके पूले बनते जाएं और उनको हम उठाते जाएं। कंबाइन हार्वेस्टर से जहाँ तक काम की बात है, कंबाइन हार्वेस्टर से हम काट रहे हैं तो सबसे बड़ी सावधानी रखने वाली बात है, चाहे कंबाइन हो और रीपर से भी काट रहे हैं, कि हम जब कटाई शुरू करें तो हमारे खेतों में मशीन के साथ आगे चलने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए कि यदि खेत में कहीं गिट्टे पत्थर पड़े हुए हैं और वो कटर बार के संपर्क में आएंगे तो हमारी ब्लेडें टूट सकती हैं, और ब्लेडों के टूटने से हमारा काम बाधित होगा, और यह काम बाधित होने के साथ साथ समय से काम नहीं हो पाएगा, हमारे श्रमिक बैठे रहेंगे। इसलिए सावधानी रखें कि गिट्टे पत्थर यदि खेत में है, किसी का कोई पाइप का टुकड़ा है, कोई बैंड पड़ा हुआ है, तो उसको पहले उठा लें फसल काटने के पहले, ताकि किसी तरह से हमारे काम में बाधा ना आए और किसी तरह से हमारी मशीनों में कोई टूट फूट ना हो। यह सावधानी रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जब हमारा कंबाइन हार्वेस्टर चल रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि फसल हमारी अच्छी तरह से सूखी हुई हो। नमी का प्रतिशत फसल में 10 से 15% के बीच में हो, गेहूं की फसल में खासकर तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि उसकी बालियों से जो दाना निकल जाए पूरी तरह से और जो लाख है वो बाहर सूखी हुई अच्छी तरह से निकल जाए। यदि हमारे फसल गीली होगी, नमी ज़्यादा होगी हमारी फसल में, तो उस स्थिति में हमारे बालियों से दाना अच्छी तरह से नहीं निकल पाएगा और दानों के साथ साथ उसके ऊपर का कवर, जिसे कुशी के रूप में कुशी सहित निकलेगा, तो उसको बाजार भाव में कम मिलेगा। साथ ही साथ उसकी सफाई करने में, श्रेणीकरण करने में भी दिक्कत आएगी और लाभ कम मिलेगा, सफाई कम होगी। और यदि उसको ऐसी स्थिति में रखते हैं तो ज़्यादा समय तक अच्छी तरह से रख पाना दिक्कत वाली बात होगी। तो ये ज़रूरी है, सावधानी रखने वाली बात है कि जिनको कि हम खेत की दशा में ऐसा रखना चाहिए।
इसके बाद जब हमारा कंबाइन हार्वेस्टर का टैंक भर जाता है तो उसको जब हम ट्राली में पलटें या कहीं ढेर करते हैं उसका, तो ये ध्यान रखें कि तिरपाल बिछी हो यदि कच्चा फर्श है, नहीं तो हमारे दानों का नुकसान होगा। यदि अपनी ट्राली है तो ट्राली की जो चारों तरफ से बंद करने वाले रहते फाटक जैसे होते हैं, वो भी बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं उससे भी दाने गिरेंगे। ये सावधानी रखने की वाली बात है। और इसके अलावा भी जो मशीनें जब कंबाइन हार्वेस्टर से हम काटते हैं तो पशुओं के आहार के लिए भूसा की ज़रूरत पड़ती है। गेहूं की फसल से भूसा बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा रीपर कंबाइन भूसा बनाने वाली मशीन का उपयोग करते हैं। तो भूसा बनाने वाली मशीन का भी उपयोग करते समय उसने भी बाकायदे कटरवार में जो ब्लेड लगी हैं उनका स्नेहन की ज़रूरत है, टूटी हुई ब्लेडों को बदलने की ज़रूरत है। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।